voice of the people, the power of the Constitution, Articles 78 to 82, the bridge between the President and Parliament. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, यानी हमारी संसद, और हम उन खास नियमों को समझेंगे जो इसे चलाते हैं। देखिए, पिछली बार हमने प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियों के बारे में तो बात की थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते कहाँ हैं? तो जवाब है संसद में। तो चलिए आज संविधान के उन आर्टिकल्स को समझते हैं जो हमारी संसद को आकार देते हैं। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि देश के दो सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? उनके बीच बातचीत कैसे होती है? या फिर ये जो संसद है वो सिर्फ एक इमारत है या उससे कहीं ज्यादा कुछ है? आज हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो आज हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम संघ के स्तंभों को समझेंगे, फिर आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं वो जानेंगे। इसके बाद आर्टिकल 79 में देखेंगे कि संसद बनती कैसे है। फिर आर्टिकल 80 और 81 में दोनों सदनों की बात करेंगे, और आखिर में आर्टिकल 82 में ये जानेंगे कि कैसे सबका प्रतिनिधित्व हमेशा बराबर रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 78 से लेकर 82 तक ये हमारे संविधान में एक पुल की तरह काम करते हैं। एक ऐसा पुल जो सरकार और संसद को एक साथ जोड़कर रखता है ताकि देश सही दिशा में आगे बढ़े। यही वो नियम है जो पक्का करते हैं कि सरकार यानी गवर्नमेंट और कानून बनाने वाली संस्था यानी पार्लियामेंट एक टीम की तरह काम करें, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। और यही चीज हमारे लोकतंत्र को इतना मजबूत और जिंदादिल बनाए रखती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 78 की। आप इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की एक कम्युनिकेशन लाइन समझ सकते हैं जो देश की सबसे जरूरी जानकारी को हमेशा फ्लो में रखती है। तो इस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री के 3 मुख्य काम हैं। पहला, कैबिनेट के हर बड़े फैसले की जानकारी राष्ट्रपति को देना। दूसरा, अगर राष्ट्रपति देश से जुड़ा कोई भी सवाल पूछते हैं तो उन्हें पूरी जानकारी देना। और तीसरा, मान लीजिए किसी एक मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस फैसले को पूरी कैबिनेट के सामने चर्चा के लिए रखते हैं। इसको ना एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्कूल में टीम का कैप्टन अपने सारे बड़े फैसलों के बारे में प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है ना? ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री अपनी टीम यानी कैबिनेट के सारे फैसले देश के प्रिंसिपल यानी राष्ट्रपति को बताते हैं। इससे क्या होता है? सब कुछ पारदर्शी बना रहता है। तो अब हम ये तो जान गए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, पर ये सारे बड़े फैसले होते कहाँ हैं? उस जगह का नाम है संसद। तो आइए आर्टिकल 79 से समझते हैं कि हमारी संसद की बनावट कैसी है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में हमारी संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा कैसे हुए? वो तो किसी भी सदन में नहीं बैठते। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी आखिरी मुहर न लगा दे। मतलब वो इस पूरी प्रक्रिया के एक तरह से फाइनल अप्रूवर हैं। तो अब जब हम संसद के तीनों हिस्सों को जान गए हैं, तो चलिए इसके 2 सबसे जाने पहचाने चेहरों यानी लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है? चलिए पहले राज्यसभा से शुरू करते हैं। तो देखिए, दोनों सदनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और ये हर 5 साल में भंग हो जाती है। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सीटें हो सकती हैं। इनमें से 238 सदस्य तो राज्यों से चुनकर आते हैं, लेकिन 12 सदस्य बहुत खास होते हैं। इन्हें सीधे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के दिग्गज होते हैं।
सोचिए, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी महान हस्तियां भी यहाँ सदस्य रह चुकी हैं। वहीं आर्टिकल 81 हमें लोकसभा के बारे में बताता है। यहाँ के सदस्य सीधे हम और आप जैसे आम लोग चुनते हैं। हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें दी जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर क्लास से एक मॉनिटर चुना जाता है ताकि हर आवाज सुनी जा सके। लेकिन सोचिए, जब देश की आबादी बदलती है तो क्या सीटों की संख्या उतनी ही रहती है? यहीं पर काम आता है आर्टिकल 82, जो हमारे लोकतंत्र को हमेशा अपडेटेड और निष्पक्ष बनाए रखता है। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, परिसीमन। इसका सीधा सा मतलब है हर जनगणना के बाद चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत बना रहे। मतलब चाहे कोई मुंबई में वोट दे या किसी छोटे से गांव में, हर एक वोट की ताकत बराबर होनी चाहिए। आज़ादी के बाद से भारत में ये प्रक्रिया 4 बार हुई है। 1952 में, फिर 1963 में, 1973 में और आखिरी बार 2002 में। हर बार परिसीमन आयोग ये पक्का करता है कि हर नागरिक की आवाज को बराबर महत्व मिले। तो ये साल 2026 इतना खास क्यों है? क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है, मतलब स्थिर कर दिया गया है। 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी, उसके बाद ही सीटों की संख्या और उनके बंटवारे पर दोबारा विचार किया जाएगा। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। परिसीमन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा हॉल है और उसमें और भी लोग आ गए हैं, तो आप सीटों को फिर से अरेंज करेंगे ना, ताकि हर ग्रुप को बराबर जगह मिल सके। बस परिसीमन भी यही काम करता है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। ये हमारी संसद की बुनियाद है। तो याद रखिए, आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री की रिपोर्टिंग ड्यूटी, आर्टिकल 79 संसद के 3 हिस्से, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, आर्टिकल 80 राज्यों की सभा यानी राज्यसभा, आर्टिकल 81 जनता की सभा यानी लोकसभा और आर्टिकल 82 जनगणना के बाद सीटों का फेरबदल। तो कुल मिलाकर आज हमने जो भी सीखा उसका सार ये है कि ये आर्टिकल्स दिखाते हैं कि हमारी संसद की संरचना कैसी है और ये कैसे सरकार के साथ मिलकर काम करती है, जिससे हमारा लोकतंत्र हमेशा एक्टिव और संतुलित बना रहता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी संसद को खुद को कैसे बदलना चाहिए ताकि ये पक्का हो सके कि हर एक आवाज को सच में सुना जाए। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।